देखो बेटा, आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है उत्तक। उत्तक या अंग्रेजी में बोलें तो टिश्यूज। ठीक है, आप में से कितने लोग उत्तक या टिश्यूज के बारे में जानते हैं? कोई नहीं जानता? चलिए, आपने अभी तक क्या देखा? आपने देखा कि कुछ कोशिकाएं हैं इस तरीके की, चाहे पादप कोशिका ले लो या जंतु कोशिका ले लो, लेकिन अगर बहुत सारी कोशिकाएं एक जगह हैं और वो एक जैसा कार्य करती हैं तो कोशिकाओं का वो समूह वो क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है या टिश्यू कहलाता है। तो अब आप इसकी परिभाषा कैसे देंगे? हाँ, वेरी गुड। आप कह सकते हैं कि कोशिकाओं का वह समूह है जो एक जैसा कार्य करता हो, क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। ठीक है, तो अब आपको उत्तक तो समझ में आ गया। अब उत्तकों की जरूरत क्यों पड़ती है? अब देखिए, हमारा शरीर है, इतना बड़ा शरीर है, इस शरीर के अंदर एक कोशिका से तो काम चलेगा नहीं, तो कोशिकाओं को साथ में मिलकर के काम करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के उत्तक हैं। अगर वैसे आप देखो, आगे और पढ़ेंगे आप आगे की कक्षाओं में, भाई कोशिका है, कोशिका के बारे में हमने क्या, जैसा कि चैप्टर का नाम था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, तो ये कोशिका है और कोशिका ने क्या बना दिया? उत्तक बना दिया। अभी आप क्या पढ़ेंगे? उत्तकों के बारे में पढ़ेंगे। उत्तकों ने मिलकर के क्या बनाए हैं? अंग बनाए हैं। और अंगों ने मिलकर के क्या बनाया है? तंत्र। और तंत्र, कई तंत्रों ने मिलकर के पूरा क्या बना दिया? शरीर बना दिया। ये चीज तो आपको पता है ना। अब जैसे अगर हमारे शरीर को देखो तो यहाँ अलग अलग कोशिकाओं ने अलग अलग प्रकार के उत्तक बनाए और अलग अलग प्रकार के उत्तकों ने क्या बनाए? अंग। और कई अंगों ने मिलकर कई तंत्र बनाए। अगर आप पाचन तंत्र की बात करें तो ये जो भोजन नली है ये अलग अंग है, आमाशय अलग अंग है, ग्रहणी अलग अंग है, उसके बाद छोटी आंत बड़ी आंत ये अलग अंग है। और इन अंगों ने मिलकर के क्या बना दिया? पाचन तंत्र बना दिया। ठीक है, ऐसे ही श्वसन तंत्र भी है जिसमें फेफड़े एक अंग है। ठीक है, श्वसनीय अंग है। इसी तरीके से परिसंचरण तंत्र भी है जिसके अंदर हृदय एक अंग है, और ये जो नलिकाएं हैं, धमनियां और शिराएं, ये भी अंग है। तो ये एक तरीके से पूरे शरीर की रचना कई तंत्रों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो अगर हम केवल इस स्तर का अध्ययन कर रहे हैं, किसका अध्ययन कर रहे हैं? केवल उत्तक का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि ये सब तो आगे की कक्षाओं में है। अब आप अगली साल 10वीं कक्षा में जाओगे तो 10वीं कक्षा के अंदर आप अंगों और तंत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। जब अंग और तंत्रों का अध्ययन हो गया तो लगभग पूरे शरीर का ज्ञान आपको हो जाता है। तो मानव शरीर के बारे में आप अंग और तंत्रों का अध्ययन अगली साल करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें उत्तकों को कि वो कहाँ पाए जाते हैं, तो हम उत्तकों को दो मोटे भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। जो कि आप जीवित जीव अपने आसपास देखते हो ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हो, उसके हिसाब से इनको दो पार्ट में विभाजित कर सकते हो। एक तो क्या है? पादप उत्तक। पादप उत्तक। पादप उत्तक का मतलब क्या है? पौधों में पाए जाने वाले उत्तक। दूसरे क्या है? जंतु उत्तक। जंतु उत्तक। जीव तो सभी हैं, प्राणी कहो ज्यादा उचित रहेगा। ठीक है, इसको अंग्रेजी में अगर आप कहो तो प्लांट टिश्यू, और इसको कहो तो ये क्या है? एनिमल टिश्यू। आया समझ में आपको? ठीक है, इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे। तो आज हम केवल किसका अध्ययन करेंगे? पादप उत्तक का।
चलिए अब हम पादप उत्तक या प्लांट टिश्यू का अध्ययन करते हैं। ये एक सारणी है बेटा, आप याद रखना। ये फ्लो चार्ट आप याद रखना, तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। ये विभज्योतक, विभज्योतक का मतलब जो विभाजित होता हो, ठीक है। और ये है स्थायी उत्तक। विभज्योतक और स्थायी उत्तक। विभज्योतक फिर तीन प्रकार के हैं, शीर्ष उत्तक, अंतर्वेशी और पार्श्व। अगर आप इनके अंग्रेजी नाम भी याद करना चाहो तो कोई मुश्किल नहीं है। आप इसे, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, ये मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। ये इसको कहते हैं एपिकल, इसको कहते हैं इंटरकैलरी, और इसको कहते हैं लेटरल, ठीक है। अब स्थायी उत्तक की अगर आप बात करोगे, स्थायी उत्तक फिर दो भागों के अंदर है। केवल पौधों की बात कर रहे हैं बेटा। सरल, स्थायी उत्तक, सिंपल परमानेंट टिश्यू। स्थायी का मतलब कहता है परमानेंट, ठीक है। ये क्या है, जटिल स्थायी उत्तक। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब आपकी किताब के अंदर इनको जो है वो अंग्रेजी नामों को ही हिंदी में लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको वही नाम बताऊंगा। पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, और स्क्लेरेनकाइमा। ये अंग्रेजी नाम ही हैं, ठीक है। कोलेनकाइमा को, स्क्लेरेनकाइमा को और पेरेनकाइमा के हिंदी नाम है मृदुतक, स्थूल कोणोत्तक और दृढ़ उत्तक। ये नाम है, ये नाम आपकी किताब में नहीं दिए हुए, बाकी हिंदी नाम ये है, मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। जटिल उत्तक फिर दो प्रकार के हैं, एक तो है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। अब देखो, एक बार ये देखने में आपको थोड़ा कठिन सा लग रहा होगा, लेकिन अभी आपको सरलता से समझ में आएगा। उत्तक क्या होते हैं, एक जैसे कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है। यह महत्वपूर्ण बात क्या है, एक जैसे कार्य, ठीक है। अब देखो, ये दो प्रकार के हैं, विभज्योतक और स्थायी उत्तक। विभज्योतक का काम जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये
विभाजन करने का काम करते हैं। विभाजन करने का काम करते हैं, एक कोशिका से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे कोशिकाएं बनाते हैं। ठीक है। और स्थायी ऊतक क्या काम करते हैं? ये कोई ना कोई अलग कार्य करते हैं जो कि उसके शरीर से संबंधित है, उसके पोषण से संबंधित है, या किसी क्रियाविधि से संबंधित कार्य है पौधों के अंदर। ठीक है, वो काम ये करते हैं। तो विभज्योतक क्या होता है बेटा? उसकी उपस्थिति के आधार पे वो पाया कहां जा रहा है, पौधे के शरीर में है कहां पे, उसके आधार के ऊपर इसके तीन पार्ट है, तीन प्रकार का हो सकता है। आप देखते हो पौधा है, कोई भी पौधा है, कोई भी पौधा है तो उसके अंदर देखिए, एक तो यहां पर विभज्योतक होते हैं जिसे पौधा ऊपर की तरफ वृद्धि करता है, ऐसे विभज्योतक क्या कहलाते हैं? क्योंकि शीर्ष पर है, यहां पर है, या फिर जड़ों के अंदर भी है, उनको भी शीर्ष विभज्योतक कहते हैं। ठीक है। दूसरे क्या है कि जैसे टहनियां वृद्धि करती है यहां से, तो यहां पर विभज्योतक होगा, उसको हम क्या कहते हैं? अंतर्वेशी कहते हैं। ठीक है। तीसरा आता है पार्श्व। आपने देखा होगा कि पेड़ लगता है, पेड़ छोटा सा पौधा होता है, ऐसे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और जैसे बड़ा होता है तो उसका जो है ना तना कितना चौड़ा हो जाता है, वो अपनी पार्श्व दिशा में वृद्धि करता है। तो उससे वृद्धि के लिए जो वहां पे उत्तक होता है वो कौन सा होता है? पार्श्व। स्थिति के आधार पे समझ गए? ऊपर और बिल्कुल जड़ों में वो क्या है? शीर्ष है। टहनियों को बढ़ने के लिए, पत्तियों को बढ़ने के लिए उनके बेस पर जो उत्तक होता है वो कौन सा है? अंतर्वेशी। और तने की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए कौन सा उत्तक है? समझ में आ गया ना सबको? ठीक है। अब हम बात करते हैं स्थायी उत्तक की। भाई इनका तो काम ही क्या था? इनका एक ही काम था, क्या है? विभाजन। विभाजन, पौधे की ग्रोथ, वृद्धि से संबंधित इनका काम था। ठीक है। स्थायी उत्तक का काम क्या है कि उसके अंदर अलग अलग प्रक्रमों में भाग लेना, प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन है, उनसे संबंधित क्रियाओं के लिए ये स्थायी उत्तक काम आते हैं। तो सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक में अंतर समझिए। हमने परिभाषा में क्या बताया था? हमने परिभाषा में यही तो बताया था कि एक जैसे कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक। अब यहां दो चीज और समझिए। अगर वो कोशिकाएं एक जैसे कार्य तो करती हैं लेकिन खुद एक जैसी भी हैं, तब तो है वो सरल स्थायी उत्तक। लेकिन खुद एक जैसी नहीं है, उनकी आकृति थोड़ी संरचना में भिन्नता है, लेकिन कार्य एक ही कर रही है, तो वो क्या है? जटिल स्थायी उत्तक। तो सरल स्थायी उत्तक की क्या बात है? इसमें सभी कोशिकाएं संरचना और कार्य दोनों एक जैसे करते हैं। संरचना भी एक जैसी है, कार्य भी एक जैसा करते हैं। इनमें जो कोशिकाएं बनी होती हैं तो इनमें हो सकता है कि अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मिल करके एक ही कार्य करें। ये अंतर समझ में आ गया ना? अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा का हिंदी में बड़ा सुंदर नाम है, मृदु उत्तक। मृदु का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट उत्तक। तो पौधों के अंदर जो भाग उनके आसानी से दब जाते हैं वो किसके बने होते हैं? पेरेन्काइमा के बने होते हैं। पेरेन्काइमा की क्या खास बात होती है कि इनकी एक तो कोशिका भित्ति जो है ना, जो कोशिका भित्ति है वो ज्यादा चौड़ी नहीं होती कोशिका भित्ति, इस वजह से वो सॉफ्ट होती है। ठीक है। और ये क्या काम करती हैं पेरेन्काइमा? पेरेन्काइमा श्वसन से संबंधित और प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कार्य ये करती हैं, जिसके हिसाब से इनका अलग अलग नाम भी हो सकता है, लेकिन उतनी डिटेल तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है। सेकंड आता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या करता है? कोलेनकाइमा की भित्तियां जहां कोशिकाएं मिल रही है ना, उनके कोणों पर, अगर आप इसको थोड़ा अगर आप बड़ा बनाएंगे, अब मैं आपको एक अलग उस पर बता देता हूं बेटा कि एक कोशिका तो ये है, ठीक है, दूसरी कोशिका ये है, इसके अंदर ये इसका केंद्रक और ये
चीजें हैं, ठीक है। अगर ये यहां पर मोटी हो रही है, देखिए यहां तीसरी कोशिका है, ये यहां पे मोटी हो रही है, यहां पे मोटी, यानी जिनके कोण एंगल्स यहां पे मिल रहे हैं ना, यहां से, इसीलिए इसका हिंदी में नाम है स्थूल कोणोत्तक। स्थूल मतलब मोटे हो जाना, तो ये क्या है, स्थूल कोणोत्तक या कोलेनकाइमा। अब देखो बेटा, मजबूत उत्तक की कहां जरूरत पड़ेगी, जहां पौधे को स्ट्रेंथ की जरूरत, पौधा बड़ा बढ़ रहा है, तो अब सॉफ्ट टिश्यू तो अगर होगा तो वो तो गिर जाएगा, इधर गिर जाए इधर जाए। उसको मजबूती देने के लिए कुछ मजबूत उत्तकों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें उनकी कोशिका भित्तियां मोटी हो। तो जहां कम मजबूती की जरूरत पड़ती है वहां पर कोलेनकाइमा काम में आता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी इसकी भित्तियां भी मोटी है और ये काम भी वो कर लेती हैं। तो ये दोनों काम कर लेती हैं, पेरेन्काइमा वाला काम भी कर लेती हैं ये लगभग, यानी जो गतिविधियां होती है कुछ प्रकाश संश्लेषण जैसा और शोषण जैसा कुछ मात्रा में वो भी कर लेती हैं, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ या यांत्रिक सामर्थ्य देने का काम भी ये कर लेती हैं। दोनों काम हो गया। अब जो तीसरा जो उत्तक है वो कौन सा है इसके अंदर, स्क्लेरेनकाइमा, दृढ़ोत्तक, जो दृढ़ है, ठीक है, जो कठोर है वो दृढ़ोत्तक है। और दृढ़ोत्तक में बेटा क्या खासियत है, दृढ़ोत्तक की जो ये कोशिका है, पौधों की ये कोशिका है ना, इनकी खास बात क्या है कि इनकी कोशिकाएं, अंदर की जो कोशिका है ना, जो ये बनाया था, ये यहां पर मोटी मोटी भित्तियां बना देता पूरे के अंदर। हाँ नहीं, जिससे तने को यांत्रिक सामर्थ्य मिलता है या पत्तियों को यांत्रिक सामर्थ्य, और खुद कोशिका अंदर से मर जाती है, यानी केवल खोखला रह जाता है ना, लेकिन ये भित्ति बहुत मोटी बना देता है, बहुत मोटी भित्ति बना देता है। ऐसी भित्ति, मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं जो अंदर से मृत हैं, वो क्या कहलाता है, वो उत्तक क्या कहलाता है, दृढ़ोत्तक। वो दृढ़ हो जाता है। समझ गए? अब इसको समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? तो पेरेन्काइमा सॉफ्ट है, प्रकाश संश्लेषण श्वसन जैसी क्रियाएं ज्यादा करता है। कोलेनकाइमा थोड़ा सा सॉफ्ट भी है, लेकिन उसके कोण स्थूल हो गए हैं, मोटे हो गए हैं। हाँ, तो ये जहां पर कम यांत्रिक सामर्थ्य की जरूरत है वहां पर ये उत्तक विकसित होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा ज्यादा यांत्रिक सामर्थ्य वाले हैं, इनकी भित्तियां मोटी होती है, कोशिकाएं मृत होती है। इसको मृत उत्तक भी कहते हैं, ये मृत है ना इसलिए, ठीक है। अब बात करते हैं जटिल स्थायी उत्तक की, यानी इसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं हैं। तो जाइलम की बात करें ना बेटा, तो जाइलम में, अकेले जाइलम में 5 प्रकार की कोशिकाएं हैं बेटा। अकेले जाइलम में अगर जाइलम की बात करें, जाइलम में क्या होता है, एक तो होगी पेरेन्काइमा, दूसरी क्या हो गई वेसल्स, तीसरी होगी ट्रेकीड्स, फिर जाइलम फाइबर, ठीक है, और एक होती है फाइबर ट्रेकीड। 1 2 3 4 और 5 प्रकार की कोशिका। अच्छा, करते क्या है, ये जल पहुंचाने का काम करती है, जैसे जाइलम है और जैसे ही जल है, ये जल पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। कितनी कोशिकाएं, 5 प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के एक ही काम करती है, इसलिए इसको कैसा उत्तक बोला, जटिल उत्तक, जटिल स्थायी उत्तक है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं फ्लोएम। फ्लोएम के अंदर देखिए, एक तो पेरेन्काइमा है, दूसरी कंपेनियन सेल, तीसरी सीव ट्यूब, चौथा फ्लोएम फाइबर। इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं। ये क्या काम करती है, देखो ये क्या लिखा है, फूड, फै से फ्लोएम और फै से फूड, ये भोजन पहुंचाने का काम करती है। यानी पौधे के अंदर जो पत्तियां भोजन बना लेती है, वो पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का कौन सा काम करता है, उत्तक फ्लोएम। पौधे की जड़ें जो पानी अवशोषित करती है, उस पानी को प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम।
जाइलम। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों ही जटिल उत्तकों के उदाहरण हैं, जटिल स्थायी उत्तक। तो यहां तक आपको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? एक बार फिर से देख लीजिए, हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, अगर आप उत्तकों की बात करें तो उत्तक कैसे हैं? उत्तक किसे कहते हैं? एक जैसा कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक। और पादप उत्तक इसलिए क्योंकि वो पौधों में पाए जा रहे हैं, इसलिए हमने इसको पादप उत्तक लिखा है। अब हम आगे देखेंगे कि इसमें जो दो प्रकार के हैं, विभज्योतक जो केवल विभाजन का काम करते हैं, स्थायी उत्तक जिनका कार्य कोई ना कोई और स्थायी हो गया विभाजन के अलावा। ठीक है, तो विभज्योतक अपनी उपस्थिति के आधार पर तीन प्रकार के, शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्वीय विभज्योतक और अंतर्वेशी विभज्योतक। जो शाखाओं और पत्तियों के बेस पर पाए जाते हैं वो अंतर्वेशी है, और जो तने की मोटाई बढ़ाने की जो कैम्बियम पाई जाती है वो पार्श्वीय है। ठीक है, हाँ ये ग्राफ बना लेना, कोई बात नहीं है। अच्छा, दूसरा आप देखते हैं स्थायी उत्तकों में सरल स्थायी उत्तक, यानी संरचना भी एक जैसी है सभी कोशिकाओं की और कार्य भी एक जैसा है, तो वो सरल स्थायी उत्तक है। उसमें से पैरेन्काइमा सबसे सॉफ्ट है, जो कि क्या काम करता है? प्रकाश संश्लेषण या श्वसन जैसा काम करता है। कोलेनकाइमा थोड़ा हार्ड भी है, जो प्रकाश श्वसन जैसा काम भी कर लेता है और थोड़ा यांत्रिक सामर्थ्य भी देता है। स्क्लेरेनकाइमा काफी हार्ड टिश्यू है, वो उसको मृत उत्तक भी बोलते हैं, क्योंकि ये सेल्स डेड होती हैं, मृत होती है, इनकी भित्तियां बहुत ज्यादा मोटी हो जाती हैं कोशिकाओं की। ठीक है, अब दूसरा हम पढ़ते हैं जटिल स्थायी उत्तक। जटिल स्थायी उत्तक कितने? भाई अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर अगर बना है तो उसको जटिल स्थायी उत्तक। कोशिकाओं की संरचनाएं अलग अलग, कार्य एक, तो वो कैसा है? जटिल स्थायी उत्तक। इसमें दो प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल का संवहन करता है, फ्लोएम फूड का संवहन करता है। अब दोनों को हम देख लेते हैं। अब देखिए, जाइलम में पैरेन्काइमा, वेसल्स, ट्रैकिड, जाइलम फाइबर और फाइबर ट्रैकिड, 5 प्रकार की कोशिकाएं मिलकर जल का संवहन करती है, वो क्या है? जाइलम। ठीक है, फ्लोएम में पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, सीयू ट्यूब और फ्लोएम फाइबर, ये 4 प्रकार की कोशिकाएं मिलकर भोजन का संवहन करती है, फूड का संवहन करती है, इसलिए ये क्या है? ये फ्लोएम वाला जो है जटिल स्थायी उत्तक है। यहां तक आपको सबको समझ में आया? अब आप क्या उतारना चाहते हैं? ये फ्लो चार्ट, इसको फ्लो चार्ट कहते हैं बेटा। तो ये फ्लो चार्ट आप उतार लीजिए, आपकी कॉपी में साफ साफ बना होना चाहिए। आपका जो अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं, एक्सरसाइजेस दी हुई हैं लास्ट में, उसमें ये भी है, इसको पूरा करना आपके उसमें रहेगा, तो उसमें भी आपको ये सहायता प्रदान करेगा। ठीक है,